Good evening, everybody. What's up? What's up? What's up? क्या हाल चाल है? क्या मेरी आवाज आप सभी तक एकदम बढ़िया बढ़िया तरह से आ रही है? कैसी हो मेरी जान? तो धीरे धीरे बच्चे आना शुरू हो चुके हैं। तो नमस्कार 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 एवरीवन। मेरा नाम है शुभम जगदीश और मैं आपका स्वागत करता हूं विश्वास सीए चैनल के ऊपर। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स को धीरे धीरे प्यार को बढ़ा रहे थे, हद से गुजर जा रहे थे। आज मौका है, दस्तूर है मैक्रो इकोनॉमिक्स को शुरू करने का। चैप्टर नंबर 6 से लेकर चैप्टर नंबर 10 के एमसीक्यू धीरे 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 आंखों के रास्ते दिल में उतारेंगे, कंसेप्ट को रिलेट करेंगे, फिर एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। आज के एमसीक्यू का टारगेट नंबर है 30 क्वेश्चंस। हम इस पूरे YouTube वीडियो के अंदर, जो कि हमारा वीडियो 40 से 45 मिनट का हो सकता है, 1 घंटे का भी हो सकता है, जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ 30 क्वेश्चंस करेंगे। कल 40 करेंगे, फिर परसों 30 करेंगे। मैं बहुत बढ़िया हूं आनंद भाई, क्या हाल चाल? हाय गुलशन, हाय जयंत सेठिया। चलो भैया चलो शुरुआत की जाए। अब जो सब बच्चों की दुखती हुई नस है ना, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है। और मैक्रो में जो सबसे ज्यादा दर्द देता है वो पब्लिक फाइनेंस और मनी मार्केट जैसे चैप्टर देते हैं। जो मैक्रो से तोड़े तुम्हारे दिल में मरहम लगाएगा वो नेशनल इनकम, इंटरनेशनल ट्रेड और इंडियन इकोनॉमी लगा सकते हैं। ठीक है ना बच्चे पहाड़ी? स्कूबीडूबीडू यही हूं मैं। तो चलिए शुरू करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, और अगेन ये पीडीएफ भी मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा जैसे माइक्रो का अवेलेबल कराया था। तो जब मर्जी आए, जितनी मर्जी आए, तुम ये क्वेश्चन बार बार सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन बढ़िया लेवल के रहेंगे, आपको मजा आएगा पक्का। आओ बेटा पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, समझते हैं कि ये क्या बोल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल। लड़कियां, तुम्हें ना सुनने की आदत तो है नहीं, लेकिन अब धीरे धीरे बिजनेस इकोनॉमिक्स में आदत पड़ जाएगी। एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफर पेमेंट। सबसे पहले बताओ ये ट्रांसफर पेमेंट होता क्या है? ट्रांसफर पेमेंट का मतलब होता है बिना कुछ किए अगर कुछ मिल जाए उसे ट्रांसफर पेमेंट बोलेंगे। मैंने कोई सर्विस नहीं दी, उसके बदले में मुझे पैसे मिल गए, तो ट्रांसफर पेमेंट है। इन द सेंस ऑफ नेशनल इनकम अकाउंट्स, गवर्नमेंट फैमिली अलाउंस। अब देखो नॉट बताना है, ट्रांसफर पेमेंट तो होता है। फैमिली अलाउंस सरकार भत्ता प्रोवाइड करती बिना कुछ किए। पब्लिक अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस बेनिफिट, अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस बेनिफिट्स भी बिना कुछ किए मिल जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। डिविडेंड्स पेड बाय कॉर्पोरेशंस, अरे डिविडेंड तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर मिलता है, तो ये मेरा ट्रांसफर पेमेंट नहीं है। तो सी इज द बिंगो आंसर, और सी सारे बच्चों ने बोल डाला था। क्या बात है, क्या बात है। इतने अच्छे बच्चे न जाने मुझे कहां से मिल गए। हे भगवान, इतने बढ़िया बच्चे, जितने बढ़िया बच्चे लाइव देख रहे हैं और अंत तक देखेंगे और मेरे साथ 30 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, भगवान करे उनका पहले अटेम्प्ट में सीए फाउंडेशन सिलेक्शन हो जाए और मेरे घर में मिठाइयों के ढेर लग जाएं। ठीक है ना भाई? क्वेश्चन नंबर 2 पर आओ। इफ जीडीपी गैप इज पॉजिटिव, जीडीपी गैप का मतलब क्या? पोटेंशियल जीडीपी और एक्चुअल जीडीपी का गैप अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा भाई? जीडीपी गैप कैसे निकालते हैं? एक्चुअल माइनस पोटेंशियल। तो अगर एक्चुअल माइनस पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा तो ये होगा क्या? द इन्फ्लेशन रेट इज फॉलोइंग। इन्फ्लेशन से कोई मतलब नहीं। एक्चुअल जीडीपी इज ग्रेटर देन पोटेंशियल जीडीपी। यस, एक्चुअल जीडीपी ज्यादा होगा पोटेंशियल जीडीपी के। क्या बात है, क्या बात है भाई, क्या बात है। क्वेश्चन नंबर 2 का बी बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, आंखों के रास्ते दिल में भी उतार दिया। आओ भैया थर्ड क्वेश्चन पर आ जाते हैं।
बाबू बाबू, बच्चा बच्चा, आज का ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? आओ जरा देखो मेरी जान। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर कंसिस्ट ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड, फीस एंड अदर रिसिप्ट्स ऑफ फॉर सर्विसेज ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को इंटरेस्ट मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, ये सब कौन सा रेवेन्यू होता है? टैक्स रेवेन्यू की नॉन टैक्स रेवेन्यू? ऑप्शन पढ़ो। नॉन टैक्स एक्सपेंसेस है। अबे ये तो रेवेन्यू है, टैक्स एक्सपेंसेस नहीं, नॉन टैक्स रेवेन्यू है, बिकॉज टैक्स के अंदर तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स आते हैं। डूबते को तिनके किनारा मिल गया, बिल्कुल सही बात है। चलो भैया चलो, बहुत बढ़िया, खूबसूरत, बेहतरीन, अद्भुत, अतुल्य, अविस्मरणीय, इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन इतनी बढ़िया बढ़िया तरीके से मेरे बच्चे कर रहे हैं। आओ बढ़िया आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट पूछ रहा है, क्या होता है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है भाई? देखो वैसे तो ग्रॉस से जब नेट निकालते थे हम लोग तो डेप्रिसिएशन माइनस करते थे, ठीक है? तो अगर हम देखें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट माइनस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ये तो कोई लॉजिक ही नहीं है। नेट इन्वेस्टमेंट प्लस रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट, ये रिप्लेसमेंट क्या होता है? डेप्रिसिएशन। रिप्लेसमेंट कॉस्ट, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, डेप्रिसिएशन। मतलब नेट इन्वेस्टमेंट में अगर डेप्रिसिएशन जोड़ दे तो क्या आएगा? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। तो बी ऑप्शन मेरे हिसाब से इसका सही होना चाहिए। सी ऑप्शन देख लो, नेट इन्वेस्टमेंट आफ्टर इट हैज बीन इन्फ्लेटेड फॉर चेंजेस, इससे कोई मतलब नहीं है भाई। नेट इन्वेस्टमेंट प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, कोई मतलब नहीं है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है भाई। बी ऑप्शन इज द बिंगो आंसर। समझ में आ रही है हर्ष भाई? समझ में आ रही है आनंद भाई? बनी अरोड़ा, शिवानी, इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? आ जाओ भाई, 5th क्वेश्चन पर आ जाओ। When rent control is imposed, रेंट कंट्रोल की बात कर रहा है, अबव द करेंट मार्केट प्राइस। रेंट इंपोज इज कंट्रोल्ड अबव द मार्केट प्राइस। अब ये रेंट कंट्रोल की बात कहां से आती है? मान लेते हैं ये डिमांड है, ये सप्लाई है, जहां कट किया वो इक्विलिब्रियम प्राइस, ये मार्केट प्राइस है, मान लेते हैं ये मार्केट प्राइस है। अब रेंट कंट्रोल के इसके ऊपर फिक्स किया जा रहा है, ठीक है ना? फ्लोर प्राइस ऐसे लगाते थे। क्या बोल रहा है? व्हेन रेंट कंट्रोल इज इंपोज अबव द करंट मार्केट प्राइस। अबव करंट मार्केट प्राइस पर आएगा तो क्या होगा? डिमांड कम, सप्लाई ज्यादा, एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन हो जाएगी। अब पढ़ो भाई, इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ रेंटल हाउसिंग डिमांडेड, रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ रेंटल हाउसिंग। क्वालिटी से क्या ही मतलब है? क्रिएट्स अ शॉर्टेज ऑफ रेंटल हाउसिंग, सप्लाई बढ़ रही है, क्रिएट इंपैक्ट। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 5th का शॉर्टेज ऑफ रेंटल हाउसिंग, 5th का इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ रेंटल हाउसिंग डिमांडेड। क्वांटिटी तो बढ़ नहीं रही है भाई, ये भी तो गलत है। रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ रेंटल हाउसिंग, क्वालिटी से कोई मतलब नहीं। क्रिएट्स अ शॉर्टेज ऑफ रेंटल हाउसिंग व्हेन रेंट कंट्रोल इज इंपोज अबव द करंट मार्केट प्राइस। सी ऑप्शन इसका सही होगा, क्रिएट अ शॉर्टेज ऑफ रेंटल हाउसिंग व्हेन रेंट कंट्रोल इज इंपोज अबव द करंट मार्केट प्राइस। डिमांड कम होगी, सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, रेंटल हाउसिंग की शॉर्टेज। बिल्कुल सही है, सी पार्ट सही है, सी पार्ट सही है। आओ समझ लो हुआ क्या, एक बार बच्चा फिर से देख लो ये हुआ क्या। क्या बोला? जब रेंट कंट्रोल इज इंपोज अबव द मार्केट प्राइस, जब रेंट को बढ़ाकर मार्केट प्राइस से बढ़ा दिया जाएगा तब होगा क्या? लोग डिमांड कम कर लेंगे, उनको चाहिए ही नहीं, तो क्रिएट्स अ शॉर्टेज ऑफ रेंटल हाउसिंग। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बिल्कुल सही बात है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। ठीक है ना भाई? सी ऑप्शन मेरे हिसाब से सही होना चाहिए। फिर भी आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना कि आपको क्या लगता है। एक बार बच्चे कह रहे हैं कंफ्यूजिंग लग रहा है, फिर से देख लो। व्हेन रेंट कंट्रोल इज इंपोज अबव द करंट मार्केट प्राइस इट विल इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ रेंटल हाउसिंग डिमांडेड। डिमांड तो बढ़ेगी नहीं। लो भैया, जिसको कंफ्यूजन है एक बार फिर से कर लेते हैं भाई।
मुझे नहीं पता ये एमटीपी का है कि नहीं है, मैं तो तुम्हारे सामने ही सॉल्व कर रहा हूं। इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ रेंटल हाउसिंग, क्वांटिटी तो नहीं बढ़ने वाली। रिड्यूस द क्वालिटी, क्वालिटी से भी कोई मतलब नहीं है। क्रिएट्स नो इम्पैक्ट, इम्पैक्ट तो होगा। क्रिएट्स अ शॉर्टेज ऑफ रेंटल हाउसिंग, रेंट कंट्रोल लगाया जा रहा है अबव द करंट मार्केट प्राइस। यार एक्चुअल में देखो तो ऑड वन आउट करके भी सी ही ऑप्शन आएगा, और जब रेंट कंट्रोल लगाया जा रहा है अबव करंट मार्केट प्राइस, क्रिएट्स अ शॉर्टेज ऑफ रेंटल हाउसिंग, सी ही ऑप्शन सा करेक्ट हो यार। सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, सी ही ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आओ 6 क्वेश्चन पर आते हैं। द गवर्नमेंट मेक्स अ प्रोविजन ऑफ विच गुड्स दोज कैन नॉट बी प्रोवाइडेड थ्रू द मार्केट। गवर्नमेंट वो कौन से गुड्स को प्रोड्यूस करने लग जाती है जो मार्केट या प्राइवेट सेक्टर प्रोड्यूस नहीं कर सकते। बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 6 के आंसर पर आ जाओ। प्राइवेट एंड पब्लिक गुड्स नहीं, पब्लिक एंड मैरिड गुड्स। मैरिड गुड्स कभी भी प्राइवेट सेक्टर प्रोड्यूस नहीं करना चाहता है, तो 6 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। बिल्कुल सही है, 6 का बी सही है। पब्लिक और नेसेसरी गुड्स नहीं, गिफन या मेरिट गुड्स नहीं, तो एक ही कॉम्बिनेशन है पब्लिक और मेरिट गुड, बिकॉज ये कभी भी प्राइवेट सेक्टर नहीं प्रोड्यूस करेगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर आओ। Which among the following is called the rate of interest charged by RBI for lending money to various commercial banks by rediscounting the bills in India? इस रेट को अपन लोग क्या बोलते हैं? बैंक रेट बोलते हैं इस रेट को, और क्या बोलते हैं? इट इज द रेट एट विच आरबीआई गिव्स लोन टू कमर्शियल बैंक, इसको बैंक रेट बोलते हैं। 7th क्वेश्चन तो आसान हो गया। 8th क्वेश्चन पर आते हैं। चलो भाई, अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रह गया है तो अभी आगे बढ़ जाओ, देख लेते हैं मेरी जान। विच कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व्स अ वन शॉट इंजेक्शन? यार वन शॉट इंजेक्शन ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इनटू अ डिप्रेस्ड इकोनॉमी विद द एम ऑफ बूस्टिंग बिजनेस कॉन्फिडेंस एंड इनकरेजिंग लार्जर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। देखो ये होता क्या, वैसे तो बहुत सीधा आंसर है, इसको बोलते हैं हम लोग पंप प्राइमिंग। पंप प्राइमिंग में क्या होता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक बार करती है, पहली ऐसे बोलते नहीं है कि बड़ी सिचुएशन खराब है, रिसेशन चल रहा है, एक बार गवर्नमेंट पैसा पंप करेगी इकोनॉमी में, जिसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, जिससे रिसेशन की प्रॉब्लम, डिफ्लेशन की प्रॉब्लम से निकला जा सके। तो जिसको पता था, जिसको नहीं पता था उसको इस तरह का क्वेश्चन स्किप करना है, ठीक है ना भाई। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। द कंसेप्ट ऑफ एनिमल स्पिरिट्स, ये एनिमल वो पापा मेरी जान वाला नहीं है बेटा। द कंसेप्ट ऑफ एनिमल स्पिरिट्स इन किनीजियन थ्योरी रेफर्स टू, देखो एनिमल स्पिरिट्स को मतलब साइकोलॉजिकल स्पिरिट्स होती हैं, ठीक है ना। ओके आनंद भाई, चलो। तो अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर नहीं, एनिमल्स का अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर थोड़ा होता है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इकोनॉमिक डिसीजंस, यस, एनिमल स्पिरिट्स ले बोलते हैं क्योंकि आप साइकोलॉजिकली सोचते हो। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। गवर्नमेंट रेगुलेशंस अफेक्टिंग बिजनेस कॉन्फिडेंस, द इंपैक्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑन इन्वेस्टमेंट, नहीं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को बोलते हैं एनिमल स्पिरिट्स। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। मनी कॉस्ट इज कंसिडर्ड बाय, मनी कॉस्ट किसको बोलते हैं? मनी कॉस्ट तो मॉडर्न थ्योरी ऑफ ट्रेड होती है, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, सीधा क्वेश्चन है ये। अब मनी कॉस्ट इज मॉडर्न थ्योरी ऑफ ट्रेड, कई जगह इसको कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज भी दिया है, लेकिन तुम यार अगर तुम इस आंसर को सर्च करने बैठो गूगल पर, तो कभी गूगल तुम्हें मॉडर्न थ्योरी ऑफ ट्रेड बोलेगा, कभी इसको कंपैरेटिव एडवांटेज बोलेगा, लेकिन आंसर क्या है? मॉडर्न थ्योरी ऑफ ट्रेड इसका करेक्ट आंसर है। इसलिए गूगल पे बहुत ज्यादा आंसर मत ढूंढना। चलो भैया, अपना 10 में से स्कोर बताओ, 10 में से स्कोर बताओ। सब बच्चे 10 में से अपना स्कोर बताएंगे।
Everybody in the house, put your thumbs up. क्या बात है आनंद भाई। 10 में से इनकेस इफ यू हैव स्कोर्ड 7 एंड अबव दैट मींस यू आर ओके। 6 नंबर भी स्कोर किए तो भी ठीक है, गड़बड़ वाली बात नहीं है, ठीक है ना मेरी जान। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 देखते हैं। 11, 12 देखते हैं, 13 उसके बाद देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, 12 देखो बेटा। 11 क्या बोल रहा है? अंडर विच यूनियन दे हैव फॉलोड, दे हैव और फॉलो कॉमन मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। कॉमन मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी आपको पता है ना, पब्लिक फाइनेंस के अंदर आते। कॉमन मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी किस यूनियन में फॉलो होता है? बोले तो संकल्प भाई। जरा बताओ भैया, इसको बोलते हैं इकोनॉमिक यूनियन, और तुम्हें पता है इकोनॉमिक यूनियन का ही एग्जांपल है यूरोपियन यूनियन। इकोनॉमिक यूनियन जो होता है मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी को साथ साथ लेकर चलता है, ठीक है ना भाई। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। रिजर्व मनी सप्लाइड बाय, अबे ये कितना ही घटिया क्वेश्चन है। रिजर्व मनी कौन सप्लाई करेगा? आरबीआई। रिजर्व मनी कौन सप्लाई करेगा? आरबीआई। आओ 13th पर आओ। द प्रोसेस ऑफ सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स एट अ प्राइस लेस देन द गोइंग प्राइस इन द मार्केट इज नोन एज। कोटा नहीं, टैरिफ वो तो टैक्स होता है, सब्सिडीज नहीं, दिस इज नोन एज डंपिंग। अपने प्राइस से नीचे के प्राइस पर सामान को बेचना डंपिंग कहलाता है। समझ में आ रही है बात? सो 13th का डी इज द बिंगो आंसर। बहुत बढ़िया, शाबाश, शानदार, गजब, बहुत बेहतरीन। चलो मेरी जान अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 देखो। क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 देखो। अ लंप सम टैक्स पर यूनिट ऑन इंपोर्ट्स इज नोन एज। पर यूनिट और लंप सम टैक्सेशन अगर हम लगा रहे हैं तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं स्पेसिफिक टैक्स। लंप सम टैक्स का एक स्पेसिफिक टैक्स लगाना, ठीक है ना भाई। हाँ, जो चाइना करता है इसने, एग्जैक्टली। Above 15, terms of trade in developing countries are generally unfavorable। एक डेवलपिंग कंट्री में ट्रेड अनफेवरेबल होती है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है भाई? बिकॉज एक डेवलपिंग कंट्री ना मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती है नहीं, प्राइमरी प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करती है, एक्सपोर्ट करती है। प्राइमरी प्रोडक्ट्स और रॉ मटेरियल्स इनको एक्सपोर्ट करती है, इसलिए अनफेवरेबल होता है। आओ भाई, अब बच्चों ने कहा बोथ एएनसी लिखा, उस पर टिक मार दो, ऐसा मत कर देना भाई फर्जी। क्वेश्चन नंबर 16 देखो। खामखा डी पर क्लिक मत करके आ जाना भाई, बोथ एएनसी लिखा है इसलिए समझ में आ गया। 16 देखो, विच इन्वेस्टमेंट इज मेड विदाउट एनी रेफरेंस टू लेवल ऑफ इनकम और प्रॉफिट्स। देखो अगर जो इन्वेस्टमेंट इनकम से रिलेटेड नहीं होती उसको ऑटोनॉमस बोलते हैं। याद करो, दो तरह की इन्वेस्टमेंट होती थी, एक ऑटोनॉमस मतलब इनकम बढ़े या कम हो इन्वेस्टमेंट रिमेन्स द सेम, और एक दूसरी होती थी इंड्यूस्ड, इनकम बढ़ेगी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, इनकम कम होगी इन्वेस्टमेंट कम होगी। तो 16 का बी इज द बिंगो आंसर। बहुत बढ़िया, शानदार, एकदम बेहतरीन। 17, 18, 19 पर आओ मेरी जान, आओ जरा देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 के ऊपर आते हैं बेटा जी। 17 देखो, व्हाट कुड बी द कॉज ऑफ इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड विद इन एन इकोनॉमी। एग्रीगेट डिमांड कब बढ़ती है ये पूछ रहे हैं। इंक्रीज इन इंपोर्ट्स, इंपोर्ट करने से एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। डिक्रीज नहीं, बिल्कुल गलत है। डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा तो क्या डिमांड बढ़ेगी? नहीं। राइज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, यस। डिक्रीज इन एक्सपोर्ट्स,
तो 17th का सी इज द करेक्ट आंसर। 17th का सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 18 पर आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग विल कॉज अ लीकेज इन द नेशनल इनकम। लीकेज का मतलब क्या होता था? इकोनॉमी से पैसा बाहर जाना। डिक्रीज इन एक्सपेंडिचर। डिक्रीज इन एक्सपेंडिचर कभी भी लीकेज नहीं होता है। सर्कुलर फ्लो कम हो जाएगा लेकिन लीकेज नहीं है। डिक्रीज इन टैक्सेशन। टैक्सेशन भी डिक्रीज कर देंगे तो लीकेज नहीं है बेटा जी। इंक्रीज इन इंपोर्ट्स। इंपोर्ट्स बढ़ेंगे, हमारे देश से पैसा विदेश चला जाएगा, तो सी ऑप्शन सही होगा। सी ऑप्शन सही होगा। सी ऑप्शन सही होगा। बहुत सारे बच्चे डी लगा देंगे, बोथ ए एंड सी। गड़बड़ हो जाएगा तुम्हारा आंसर। एक्सपेंडिचर कम करना लीकेज थोड़े ना होता है। सी आंसर सही है। आओ बाबू क्वेश्चन नंबर 19 पर आओ। द इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ फूड, फ्यूल एंड फर्टिलाइजर्स इन कंट्रीज ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ वेपन्स इन द वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन रिजल्ट्स इन टाइप ऑफ एक्सटर्नलिटी। ये कौन सी एक्सटर्नलिटी है? क्योंकि वॉर के इक्विपमेंट प्रोड्यूस हो रहे हैं, इस वजह से फूड और ये सब प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा, तो इसे बोलेंगे नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी। इसे बोलेंगे, पहली बात तो नेगेटिव है, ये तो बात समझ में आ गई। इसे बोलेंगे नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी। ठीक है ना भाई? चलो भैया 20th क्वेश्चन देखो तो। बच्चे पहाड़ी क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे तो, विच कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व अ वन शॉट इंजेक्शन। अरे ये तो रिपीट हो गया क्वेश्चन। ये तो सब बच्चे पंप प्राइमिंग मार देंगे इसका आंसर। अबे यार ये तो रिपीट हो गया। चलो सब लोग, चलो ये वाला फ्री में नंबर मिल गए तुमको। 20 में से अपना स्कोर बताओ। चलो मेरी जान 20 में से अपना स्कोर बताओ। सारे बच्चे पार्टी 20 में से अपना स्कोर बताएगी। हाँ अब ये वाला क्वेश्चन सारे बच्चे सही बताएंगे। ए है, ए है, ए है। अरे भैया ठीक है। 20 में से सारा बच्चा अपना स्कोर बताओ फटाफट से, कितना आएगा? जल्दी बच्चे पहाड़ी। क्या बात है प्रतीक, क्या बात है आशिक, क्या बात है सीए। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, बहुत बढ़िया। खूब भालो, खूब भालो। बेहतरीन बेहतरीन। अगर किसी के 14 या प्लस मार्क्स आए हैं तो उसका मतलब उसकी प्रिपरेशन ठीक जा रही है। नोट्स कहां मिलेंगे? एप्लीकेशन के ऊपर, चाणक्य नीति के बैच के अंदर, जो ₹1 का बैच है। चलो बाबू आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23 देखते हैं। सबसे पहले आओ क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 पर आओ। लेट्स सी। मैं आपको दे रहा हूं 60 सेकेंड्स। मैं आपको दे रहा हूं 60 सेकेंड्स इस क्वेश्चन को करने के। मैं आपको दे रहा हूं 60 सेकेंड्स। अबे चलो तो 60 सेकेंड्स। लो भाई 60 सेकेंड्स दे रहा हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 21 करने के 60 सेकेंड्स दे रहा हूं। जस्ट माई इंस्टीट्यूट डाउनलोड कर लो। FGOJAS कोड है, वो डाल लेना। नहीं पोल नहीं यूज कर सकते हैं, आप देखो बोर्ड पे। चलो भाई, चलो भाई। सबने आंसर निकाल दिया है अभी तक तो। 35 सेकेंड्स हो चुके हैं। सबने आंसर निकाल दिया है। स्पेंडिंग मल्टीप्लायर सबने निकाल ही दिया लगता है। 47, 48, लास्ट 10 सेकेंड्स। जस्ट FGOJAS।
टाइम्स अप, टाइम्स अप, टाइम्स अप। तो स्पेंडिंग मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले तो ये बताओ, स्पेंडिंग मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है? बताओ मुझे। ये होता है 1/1 माइनस एमपीसी, 1/1 माइनस एमपीसी। अब हमको एमपीसी पता चल जाए तो काम बन जाए। एमपीसी क्या होगा? चेंज इन कंजम्पशन, चेंज इन इनकम। अब देखो इनकम क्या दे रखा है, इनकम है पहले 50,000, फिर है 65,000, तो यहां से डेल्टा वाई आ जाएगा 15,000। इन्वेस्ट फिर क्या दे रखा है? कंजम्पशन दे रखा है। कंजम्पशन है पहले 37,500, फिर 48,750। डिफरेंस कितना आ जाएगा? आ गया 250, 8 में 7 गया, 11,250। अब इस फॉर्मूले में रख देते हैं 11,250 अपॉन 15,000। सॉल्व करो, बताओ कितना आ रहा है भाई। कैलकुलेटर हम भी चला लेते हैं जरा। 11,250 डिवाइडेड बाय 15,000, ये आ गया 0.75। अब इस फॉर्मूले में रखो 1/1 माइनस 0.75, 1/0.25, 4 आंसर। बी ऑप्शन इसका आंसर हो गया है। सब बच्चों को समझ में आया? बिल्कुल सही है। आगे आओ भैया, क्वेश्चन नंबर 22 देख लो। विच द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिगार्ड टू लिक्विडिटी ट्रैप? लिक्विडिटी ट्रैप के लिए कौन सी बात सही कहलाई गई है? यह मुझे लगता है सारे बच्चे सही जवाब दे लेंगे। स्पेकुलेटिव डिमांड इज पैरेलल टू एक्स एक्सेस, ये सही बात है। डिजायर टू होल्ड बॉन्ड इज इंफिनिटी, टू होल्ड बॉन्ड इज इंफिनिटी, बॉन्ड को होल्ड नहीं करते। लिक्विडिटी ट्रैप तो होता है ना जब हम इन्वेस्ट करते चले जाते हैं, पैसा रोकते नहीं है। इनइफेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड सी। 22 का सी डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। भैया आवाज बिल्कुल आ रही है? अपना आप स्पीकर सही कर लो। मेरी तरफ से बिल्कुल झन्नाटेदार आवाज जा रही है। चलो भैया, बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं बच्चे, मजा आ रहा है। अपार्टमेंट बेटा अभी हमको कोई आइडिया नहीं है, बता दिया जाएगा आपको। क्वेश्चन 23, विच ऑफ द फॉलोइंग फिस्कल पॉलिसी मेजर वुड बी सुटेबल फॉर एड्रेसिंग अ डिफ्लेशनरी गैप और डेफिशिएंट डिमांड? किस फिस्कल पॉलिसी को यूज करना चाहिए डिफ्लेशनरी गैप और डेफिशिएंट डिमांड जैसी सिचुएशन पे? टैक्सेस कम करने चाहिए, जी हां। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाना चाहिए, जी हां। रिडक्शन इन पब्लिक डेट, जी बिल्कुल सही। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। यार पेपर में एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी को बिल्कुल दिल लगा के पढ़ लेना, बिकॉज यहां से घुमा घुमा के बार बार तुमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? So this was question number 23. Last 7 questions to go in today's live. आओ बेटा क्वेश्चन नंबर 24 पर आओ, 25 पर आओ। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, 25 क्या है, आओ देखते हैं। द गवर्नमेंट अडॉप्टिंग प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन क्या होता है? जिसकी इनकम बढ़ेगी उसका टैक्स बढ़ेगा। टू टैक्स पीपल ऑन द लेवल ऑफ देयर इनकम इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच फंक्शन ऑफ पब्लिक फाइनेंस? इसको कौन सा फंक्शन कहा जाता है? जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 24 पर आ रहे हैं, इसको कौन सा फंक्शन कहते हैं? रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। काय को? अमीर को ज्यादा टैक्स करो, गरीब को ज्यादा इंसेंटिव दो, इसी को तो बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो 24 का ये तो बिंगो आंसर हो गया। 25th क्वेश्चन पर आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू काउंटर रिसेशन एज पार्ट ऑफ एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू काउंटर रिसेशन? कौन सी इसमें से फीचर है जो रिसेशन को काउंटर करता है? इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट तो महंगा हो जाएगा, डिक्रीज इन टैक्सेस, डेफिसिट फाइनेंसिंग, यस। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ बी एंड सी। 25 का तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल सही बात, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 26 के ऊपर आओ मेरी जान। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? द शेयर ऑफ कंसेशनल डेट
इन टोटल एक्सटर्नल डेट ऑफ इंडिया हैज कंसेशनल डेट, सस्ते रेटों में डेट जो है वो कम होता जा रहा है। इसका आंसर तो यही है, दिस इज रिड्यूस्ड। कंसेशनल डेट इन टोटल एक्सटर्नल डेट हैज रिड्यूस्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आओ भाई क्वेश्चन 27, 28, 29 देखते हैं। चलो बाबू चलो, पहले 27 देखो मेरे साथ। बजटरी डेफिसिट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, बजटरी डेफिसिट क्या है? एक्सेस ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ओवर पब्लिक रेवेन्यू। जी हाँ बिल्कुल सही है। द सम ऑफ डेफिसिट ऑन रेवेन्यू अकाउंट एंड डेफिसिट ऑन कैपिटल अकाउंट। हाँ भाई, रेवेन्यू डेफिसिट कैपिटल डेफिसिट को ऐड कर दो, बजटरी डेफिसिट आ जाएगा। दैट पोर्शन ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर विच इज फाइनेंशियल थ्रू फाइनेंस थ्रू सेल ऑफ 91 डेज ट्रेजरी बिल एंड ड्रॉइंग डाउन द कैश बैलेंस। ये भी बात बिल्कुल ठीक है। तो ये तो चिंटू कैंडी हो गया, ऑल ऑफ द अबव। 27 का डी ऑप्शन बिल्कुल बढ़िया है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल मजेदार है। 28 पर आओ। इंटरेस्ट रेट पॉलिसी इज अ पार्ट ऑफ, इंटरेस्ट रेट किस में आता था? मॉनिटरी में। इंटरेस्ट रेट किसके आता था? बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब मॉनिटरी पॉलिसीज के पार्ट होते हैं। ये तो आसान क्वेश्चन हो गया। चलो 29 क्वेश्चन करने के लिए मैं तुमको अगेन 1 मिनट दे रहा हूं। 29 क्वेश्चन करने के लिए मैं तुमको 1 मिनट का समय दे रहा हूं। चलो शुरू हो जाओ। 29 क्वेश्चन का आंसर निकालो। 1 मिनट का समय है आपके पास। सिद्धांत में तुम्हारा डाउट समझा नहीं। अच्छा ठीक है, हाँ भाई पढ़ता है यार, क्या कर सकते हैं। लास्ट 25 सेकेंड्स। सब बच्चों ने निकाल दिया आंसर, क्या बात है, शानदार, जबरदस्त। लास्ट 10 सेकेंड्स, लास्ट 10 सेकेंड्स पचपाड़ी। टाइम्स अप। 29th क्वेश्चन क्या बोला है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर व्हेन सेविंग फंक्शन इज एक्सप्रेस्ड एज, सेविंग फंक्शन क्या बोल रखा है? -60 प्लस 0.2y। ये 0.2 क्या होता है? एमपीएस। और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है? 1/MPS, 1/0.2। आंसर आ जाएगा 5। बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। इतना चिंटू कैंडी क्वेश्चन कैसे आ सकता है? इतना चिंटू कैंडी क्वेश्चन कैसे ही आ सकता है भाई? कर लिया। लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं और आपकी झोली में ये क्वेश्चन गिराते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखो। मिस्टर ए हु इज सेल्फ एम्प्लॉयड decided to keep more money in his saving account considering the prevailing economic and political conditions. What is the motive of such move by A? जब लोग पैसा होल्ड करना चाहते हैं उसको प्रिकॉशनरी मोटिव बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? प्रिकॉशनरी मोटिव। ट्रांजैक्शन मोटिव नहीं, स्पेक्युलेटिव मोटिव तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए होगा, प्रिकॉशनरी मोटिव जब वो डरे होते हैं। सी बिल्कुल सही जवाब है। बाबू बाबू बच्चा बच्चा 30 क्वेश्चन बताए थे और 30 क्वेश्चन आज सॉल्व किए हैं। कल की क्लास में हम लोग 40 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो इट्स अ वेरी शॉर्ट लाइव सो दैट आप बाकी सब्जेक्ट्स भी प्रिपेयर करते, थोड़ा थोड़ा समय दो और काम बनता चलेगा। आप सभी लोग अपना स्कोर बताइए आउट ऑफ 30। मेरे हिसाब से जिसका 21+ है उसने सही किया है। क्या बात है। हाँ कल भी सेम टाइम है, पहले से शेड्यूल्ड है क्लास। धन्यवाद हर्ष भाई, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार।
सब बच्चों ने बढ़िया बढ़िया स्कोर बताया, क्या बात है। चलो भैया, कल सेम टाइम पे मुलाकात होगी और कल का टारगेट रहेगा 40 एमसीक्यूज करना। मिलते हैं हम लोग, बाय बाय टुमारो एंड विश यू लक फॉर योर प्रिपरेशंस। बढ़िया बढ़िया प्रिपरेशन करते चलो, टेक केयर।